Hello everyone, this is rapid revision of इंडियन इकोनॉमी. फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें क्या है, इकोनॉमी का मीनिंग है. इकोनॉमी वो जगह जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किया जाता है टू अर्न लाइवलीहुड. ठीक है. इंडिपेंडेंस पे हमारी इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, बहुत बैड पोजीशन थी. देखो, एक्सप्लॉइट करते थे ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट है इंडियाज़ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम अंडर कॉलोनियल रूल कैसी थी. कोई भी एफर्ट्स नहीं किया जाता था कि जीडीपी इंक्रीज़ हो या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो. ठीक है. जो प्रोड्यूस किया जाता था उसके रिज़ल्ट क्या थे, कन्फ्लिक्टिंग थे. वी राव एंड दादा भाई नेहरू थे जिन्होंने नेश पर कैपिटा इनकम के कंसेप्ट को इम्पोर्टेंस दी थी एट दैट टाइम. याद रखना, सबसे पहले वी राव फिर दादा भाई नेहरू थे. ठीक है. पर कैपिटा इनकम के लिए उस टाइम की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए. एग्रीकल्चर की स्टेट क्या थी, स्टेगनेंट थी. इवन 75% पॉपुलेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर पर एग्रीकल्चर के लिए कुछ किया नहीं जाता था. ठीक है. इंडियन एग्रीकल्चर कैसी थी, बहुत लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी थी. कुछ भी नहीं किया जाता था लैंड्स या फार्मर्स या टिलर्स के लिए. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था. इंडस्ट्रियल सेक्टर तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करता था एट दैट टाइम, ताकि हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया जाए. कोई स्टेप्स नहीं लिए गए न्यू इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए. रादर उन्होंने इंडिया किस जोर पे डाला कि इंडिया से इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाए. ठीक है. इंडिया टू मरर क्या बन के रह गया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते थे एज़ कम्पेयर टू इंडियाज़ इंडस्ट्री. तो इससे क्या हुआ, इंडिया की इंडस्ट्री की डिके हो गई, इंडियाज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फिनिश हो गई और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ क्या हो गई, बहुत स्लो. ठीक है. दीज आर द पोजीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में भी इंडिया एक इम्पोर्टर ट्रेडिंग नेशन बन के रह गई थी. क्या कर दिया गया था कि ट्रेड एंड टैरिफ इम्पोज कर दिया गया था, यानी कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से ताकि फॉरेन ट्रेड को ख़त्म कर दिया जाए. रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ पर जोर डाला गया था. तो क्या हुआ, पुअर ग्रोथ हो गई. क्या रह गया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना और वहाँ से फिनिश गुड्स बना के यहाँ पे बेचना. इसलिए इंडिया क्या बन के रह गया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. और उनकी ब्रिटेन की क्या हो गई, हमारी फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली. ये 2 पॉइंट याद कर लो. इंडस्ट्रीज़ में ये 2 पॉइंट याद कर लो. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड थे हम, एग्रीकल्चर के ऊपर. ठीक है. 70 से 75% पॉपुलेशन उस पर डिपेंड थी. सर्विस सेक्टर में सिर्फ 10% थी, 10 to 15% थी. ठीक. इसलिए पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी उस गवर्नमेंट ने जोर नहीं दिया, इसलिए वो भी प्रमोट नहीं हुई. इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कोई जोर नहीं था. इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने मतलब डेवलप करे एट दैट टाइम, जो उनकी नीड को सेटिस्फाई करे. कौन कौन से, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स. ठीक है जी. ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ थी एट दैट टाइम. डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी कि एट दैट टाइम अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश, इंडिया वाज फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस ऑफ 1881. यानी कि उन्होंने फर्स्ट हमारा जो सेंसस था कंडक्ट करा था 1881 में. ठीक. बिफोर 1921 इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे था. आफ्टर 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन में चेंज हुआ था. इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं. इससे पहले जो डेमोग्राफिक यानी कि पॉपुलेशन थी वो स्टेगनेंट थी. ठीक. इसके बाद पॉपुलेशन ने इंक्रीमेंट की तरफ ग्रो करा था. क्लियर है. दैट्स वाई 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. नेक्स्ट है 1950-90 में इंडियन इकॉनमी कैसी थी. इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अरेंज किया गया, उनकी सोल्यूशन ढूंढी गई. सेंट्रल प्रॉब्लम क्या, गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी है, गुड्स एंड सर्विसेज किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ठीक है. सेंट्रल इकॉनमी में ये 3 प्रॉब्लम्स थी बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम में, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस. फिर इकोनॉमिक सिस्टम कैसे थे, इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्ट थे. सोशलिस्ट कौन सा होता है, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. ठीक है. सारे डिसीजंस कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है.
ये अगर गवर्नमेंट लेगी तो क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी ताकि सोशल वेलफेयर हो। ठीक, क्यूबा और चाइना में कौन सा इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट। नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें सारे डिसीजंस मार्केट फोर्सेस लेते हैं, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट का रोल कम होता है इसमें। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेजी फेयर और फ्री इकोनॉमिक मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप में कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों रोल प्ले करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होता है। इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, सेट ऑफ गोल्स टू बी अचीव विद इन अ सेट स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसे गोल्स या ऐसे प्लान्स जिनको हमने एक स्पेसिफाइड पीरियड में रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके अचीव करना होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। इसे कौन करता है, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स क्या थे, इंडिया ने जब प्लान्स को, गोल्स को 5 ईयर्स के लिए सेट कर दिया गया तो उसे हमने 5 ईयर प्लान्स कहा। कॉमन गोल्स कौन कौन से थे 5 ईयर प्लान्स के, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, ये मेन ऑब्जेक्टिव थे आपके 5 ईयर प्लान्स के। प्रॉब्लम्स क्या थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर ने फेस करी थी इंडिपेंडेंस पे, लो प्रोडक्टिविटी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ट्रेडिशनल मेथड, स्मॉल होल्डिंग्स, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम। ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर स्टेगनेंट थी, उसके लिए रिफॉर्म्स आए। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए जिन्हें हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। वो क्या था, इंटरमीडिएरीज को रिमूव करना, रेंट को रेगुलेट करना। रेंट को रेगुलेट करने का क्या मतलब है, अगर ऑनर ने टिलर को लैंड यूज़ करने के लिए दी है तो रेंट कितना चार्ज होगा, 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट। लैंड सीलिंग क्या थी, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई थी लैंड की। कंसोलिडेशन का मतलब है स्कैटर्ड लैंड्स को इकट्ठा कर दिया गया था। कोऑपरेटिव फार्मिंग की फार्मर्स को बोला गया कि जॉइन देयर हैंड्स इन ऑर्डर टू डू फार्मिंग। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हाई यील्डिंग सीड्स थे जिन्हें यूज़ करके हमने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करा था। ठीक है, ये एक एग्रीकल्चर, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी थी। 2 फेजेस में आई, मिड 60s, मिड 70s। सेकेंड फेज इसका आया 70s 80s में। इसकी अचीवमेंट्स क्या थी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी, कल्टीवेशन भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्टिंग हुई। सब्सिस्टेंस सेल्फ कंजम्पशन होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है मार्केट में सेल करना। पर इसके कुछ फेलियर्स भी थे। क्या फेलियर्स थे, इनइक्वालिटी अमंग फार्मर्स। इंडिया में मैक्सिमम फार्मर्स क्या हैं, मार्जिनल, तो उन्हें कवर नहीं कर पाए। इसके कन्फाइन टू फूड क्रॉप्स पे ही ये कन्फाइन हो गई, लिमिटेड कवरेज हुई। अनडिज़ायरेबल सोशल इफेक्ट्स यानी कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स इंक्रीज हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करा एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया गया, इंडस्ट्रियल इकॉनमी की कॉस्ट बहुत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई, रीजनल इम्बैलेंस हो गए, पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंसेस पुअर हो गई। फिर आई IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इस पॉलिसी के अंडर क्या किया गया, स्टेट को कंट्रोल किया गया लाइसेंसेस के थ्रू। कोई भी अगर न्यू इंडस्ट्री सेटअप होनी है तो उसे पहले क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, फिर पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, प्रमोट करना वेलफेयर को, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करना, डेवलप करना इकोनॉमी को। ठीक है, रिच पुअर के गैप को ख़त्म करना, रीजनल बैलेंस करना, डिस्पैरिटीज़, वही रिच पुअर के गैप को ख़त्म करना। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या था कि लिमिट को चेंज कर दिया गया, 5 करोड़ कर दिया गया। अगर आप एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप आराम से खोल सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के मेन फीचर क्या हैं, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहाँ भी आप खोलना चाहते हो ईजिली खोल सकते हो। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या था इकोनॉमी में, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी तो उसका क्या बेनिफिट हुआ था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई थी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशियो इंक्रीज़ हुई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, एक्सपोर्ट प्रमोट हुआ। क्लियर हो गया, दीज आर द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एक और था इसका, फुलफिल्स द नीड ऑफ मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशो एट पर विद लार्ज इंडस्ट्री। कहने का क्या मतलब है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ की तरह इन इंडस्ट्रीज़ ने भी डेवलप करना शुरू कर दिया था।
फॉरेन ट्रेड की क्या प्रॉब्लम थी एट दैट टाइम ऑफ वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शंस. ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. फिर आई इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी. इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी 1991 में आई. इसका मेन क्या था? एक्सपोर्ट प्रमोशन और इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन. इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन में क्या आएगा? टैरिफ एंड कोटा. ये दो टूल्स थे जिन्हें यूज़ करके इम्पोर्ट सब्सिट्यूट करा गया. यानी का मतलब क्या है? इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन का मतलब है डोमेस्टिक ट्रेड को इंक्रीज़ करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना. ठीक है, ये ऑल दीज आर अबाउट द सेकेंड चैप्टर. नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी. एलपीजी. देखो 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करा था. डेट बहुत ज़्यादा हो गया था. अनेबल हो गई थी गवर्नमेंट पेमेंट करने के लिए. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सफिशिएंट नहीं थे. ठीक है, फिर क्या हो गया? इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई. तो ये क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस था 1991 का. कॉजेज़ क्या थे? डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे खर्चा बहुत ज़्यादा कर रही थी सरकार. ठीक है, टैक्सेशन, जैसे कि नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट फंड्स, अपनी उसकी इनकम बहुत कम थी थ्रू टैक्सेशन. ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन एरियाज लाइक सोशल सेक्टर एंड डिफेंस डिड नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न्स नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट को. पब्लिक सेक्टर की भी इनकम कम हो रही थी. फॉरेन एक्सचेंज बोरोविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. ऑल दीज आर द रीजंस ऑफ कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस. फिर इसका इफेक्ट्स क्या हुआ इकोनॉमी पे? हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ गया, हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, बीओपी एडवर्स हो गया. ठीक है, प्राइसेस हाइक हो गए, डेफिसिट फाइनेंसिंग हाई राइट पे होनी शुरू हो गई. ये इसके इफ़ेक्ट्स थे. और फिर हमें इसको ओवरकम करने के लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत थी, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. उसे दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. स्टेबलाइजेशन मेजर लिए गए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए. ये जो स्टेबलाइजेशन मेजर थे वो शॉर्ट टर्म थे. क्या करेक्ट करना था? बीओपी के बैलेंस को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था. स्ट्रक्चरल में किसको जोर दिया गया? रिजिडिटी को कम किया गया, यानी कि अगर बाहर वाले देशों से इंपोर्ट करना है, रिस्ट्रिक्शंस को कम करो. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या था? गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस को, प्राइवेट सेक्टर को मतलब रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी थी प्राइवेट सेक्टर की, लिबरलाइज कर दिया गया था इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रेड. फीचर्स क्या थे लिबरलाइजेशन के? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करना था, टेक्नोलॉजी को, डेट बर्डन को कम करना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, मार्केट के साइज़ को इंक्रीज़ करना था. दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन. नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन. क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या चेंजेस आई? सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आए. इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस को कम कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया, प्रोडक्शन एरिया को डी रिजर्व कर दिया गया, जिनकी रिजर्वेशन थी कम कर दी गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया गया, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की फ्रीडम दे दी गई. फिर आए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स. बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस की गई, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में चेंज आया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चेंज आया. ठीक है, इस प्रोसेस से जो आरबीआई का रोल था वो कंट्रोलर से फैसिलिटेटर की तरफ हो गया, और कमर्शियल बैंक्स को फ्रीडम हो गई टू टेक देयर ओन डिसीजंस. प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन हुआ एट दैट टाइम. ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे. क्लियर हो गए. नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म्स. टैक्स रिफॉर्म्स भी हुए एट दैट टाइम. क्या हुआ? रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को चेंज किया गया, सिंप्लीफाई करा गया टैक्स स्ट्रक्चर को, ताकि टैक्स एवेजन को रोका जाए. कहने का मतलब क्या है? टैक्स रिफॉर्म या फिजिकल रिफॉर्म्स क्या थे? ये क्या थे? इसमें क्या लिया गया? टैक्स स्ट्रक्चर को ईजी किया गया. मतलब कहने का मतलब है प्रोसीजर को आसान किया गया ताकि टैक्स एवेजन को रोका जाए. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी आए. गवर्नमेंट ने क्या करा? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में डीवैल्यूएशन करी अपनी रुपये की, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज़ कर सकें. और मेजर भी लिया गया. इंपोर्ट पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया. नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन है. प्राइवेटाइजेशन में क्या था? ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. यानी कि गवर्नमेंट अपने सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को सेल कर रही थी प्राइवेट सेक्टर को. ठीक, अब इसमें क्या आ रहा था प्राइवेटाइजेशन में? बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज. विड्रॉल कर रही थी अपनी ऑनरशिप को, डिसइन्वेस्ट कर रही थी, कुछ पार्ट पब्लिक सेक्टर को सेल कर रही थी. इन दो वेज में प्राइवेटाइजेशन की जाती है. पहले में ऑनरशिप दी जाती है, दूसरे में कुछ पार्ट सेल किया जाता है. फीचर क्या है प्राइवेटाइजेशन के? अब प्राइवेटाइजेशन क्या करेगी? अगर प्राइवेटाइजेशन हुई तो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज हुई. ठीक है, फंड्स रेज हुए,
पब्लिक सेक्टर का वर्कलोड कम हुआ, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ी, बेटर गुड्स एंड सर्विसेज मनी, एफडीआई इंक्रीज हुआ, हेल्दी कंपटीशन मिला। ठीक है, ये मेथड्स हैं प्राइवेटाइजेशन के, डिसइन्वेस्टमेंट, डीनेशनलाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग, फ्रेंचाइजिंग और लिक्विडेशन। क्लियर। नेक्स्ट था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या था? इंटीग्रेशन कर दो होल वर्ल्ड को वन इकोनॉमी में, दैट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक, ग्लोबलाइजेशन ने किसको एनकरेज करा? फॉरेन ट्रेड को, प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल फॉरेन ट्रेड को। ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या थे? न्यू एंड फ्लेक्सिबल मेथड्स आए, फॉरेन कैपिटल इंक्रीज हुई, क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्रीज हुई, बैंकिंग सेक्टर फॉरेन सेक्टर की वर्किंग इंक्रीज हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज हुई। ठीक है, ग्लोबल इंटीग्रेशन होने से फ्री ट्रेड होना शुरू हो गया कंट्रीज़ में। इसके बेनिफिट्स क्या थे? एलपीजी के, टोटल एलपीजी के क्या बेनिफिट्स हैं? सर्विस सेक्टर ने ग्रो करा। ठीक है जी, रैपिड इंक्रीज़ हुआ, एफडीआई बढ़ी, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा। ठीक है, इंडिया सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बना। क्लियर। बट फेलियर्स भी हुए। फेलियर्स क्या थे इसके? एग्रीकल्चर को इग्नोर किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अनइवन ग्रोथ हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, फिस्कल पॉलिसीज़ के फेलियर्स हुए, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत पॉलिसीज़ भी फेलियर हुए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस कन्फाइन होके रह गया था। ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट फेलियर्स ऑफ एलपीजी। कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन क्या है? विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग करेंसी एंड इशू न्यू करेंसी। ठीक है, फर्स्ट हमारी 1946 में हुई, सेकेंड 1978 में, थर्ड 2016 में अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, 500 और 1000 के नोट्स को बैन किया गया एट दैट टाइम। डीमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्लैक मनी को कर्ब करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना, इकोनॉमी को कैशलेस बनाना। दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमोनेटाइजेशन। इसके बाद जीएसटी आया। जीएसटी क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स को उसने किसको रिप्लेस करा? वैल्यू एडेड टैक्स को जीएसटी ने। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, जो जीएसटी था वो इसका था कि बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस, अल्कोहलिक लिक्वर और ह्यूमन कंजम्पशन गुड्स को छोड़कर बाकी पर टैक्स लगाना। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, यूनिफॉर्मिटी हो गई क्योंकि सिंगल टैक्स आ गया। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया गया। नेक्स्ट, टैक्स प्रोसेस को ईजी किया गया। बस ये याद कर लो। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? स्केलेबिलिटी और एजुकेशन और एक्सपर्टीज़। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। इसकी नेचर स्टॉक है। फिजिकल कैपिटल्स किसको बोलते हो? सारे फिक्स्ड एसेट्स को, विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ये प्रोसेस होता है इंक्रीज करना नंबर ऑफ द पीपल हु increase the number of skilled, educated or experienced people in the economy for economic development. This process is known as human capital formation. ठीक है, हाउ डू पीपल बिकम रिसोर्सेज हम कैसे बना सकते हैं उन्हें अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए? गवर्नमेंट को एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन। अब रोल क्या है इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? ये क्या करेंगे? अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, इनोवेशन और इन्वेंशन इंक्रीज होंगी। ठीक है, चेंजेस को भी इजीली एक्सेप्ट करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉडर कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल तो एजुकेशन, हेल्थ और ताकि लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो उस पर एम्फोसिस डालती है। ये क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट? ये किस आइडिया पे? एजुकेशन, हेल्थ आर इंटीग्रल पार्ट और टू ह्यूमन बीइंग। कहने का क्या मतलब है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एजुकेशनल सेक्टर। एजुकेशनल सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। अगर पीपल एजुकेटेड होंगे दे कैन ईजिली अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस। ठीक है जी, इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए? राइट टू एजुकेशन एक्ट को स्टार्ट किया, एजुकेशन सेस की प्रोविजन रखी, न्यू लोन्स की स्कीम दी स्टूडेंट्स को इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की क्या ग्रोथ है? देखो, एडल्ट लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन इंक्रीज हुई। ठीक, लिटरेसी रेट, यूथ लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हुआ। ऑल दीज आर द ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि कंप्रीहेंसिव टर्म है, एक्शन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज
ऑफ विलेज इकॉनमी। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है रूरल एरियाज़ को डेवलप करना, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट था लाइवलीहुड मतलब एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। की एरियाज़ कौन थे? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। इसने रूरल एरियाज़ की किस पे जोर डाला था? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करो, ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करो थ्रू एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ को डेवलप करो, ठीक। लैंड रिफॉर्म्स करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, इलेक्ट्रिसिटी इरीगेशन में स्पेशल मेजर लिए गए एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। फिर आईटी का क्या रोल था रूरल डेवलपमेंट में? आईटी का रोल था, एक टूल था लोगों को नॉलेज देने के लिए अबाउट द वर्ल्ड, ठीक। फोरकास्ट, क्रॉप ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, स्टोरेज कंडीशन कैसी है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्लियर हो गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पोटेंशियल बताया गया रूरल एरियाज़ को, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स को इंक्रीज़ करा गया थ्रू आईटी। नेक्स्ट है रूरल क्रेडिट। क्रेडिट तो लाइफ लाइन है कह लो फार्मिंग एक्टिविटी की। रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग कम्युनिटी, ठीक है। फार्मर्स नीड क्रेडिट। क्या होता है? उन्हें मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली फार्मर्स क्या करते हैं? स्मॉल और मार्जिनल हैं, और वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, तो उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता, दैट्स वाई दे नीड क्रेडिट, ठीक है। फिर जेस्टेशन पीरियड सोइंग एंड हार्वेस्टिंग का क्वाइट हाई होता है, एट दैट टाइम दे हैव टू बोरो टू फुलफिल देयर नीड्स। सो रूरल क्रेडिट इंपॉर्टेंट तो है ही। तीन तरह का क्रेडिट होता है। टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट: लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या हो गया? 5 to 20 ईयर, 12 to 5 ईयर्स हो गया मीडियम टर्म, 6 to 12 मंथ्स हो गया शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट है सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज दो हैं इसके। सोर्सेज इसके आगे नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल तो हो गए लैंडलॉर्ड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल हो गए नाबार्ड। नेक्स्ट हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रीजनल रूरल बैंक्स, commercial banks, cooperative credit schemes. All these are the important sources of institutional resources, ठीक है जी। फिर पर्पस भी दो होते हैं बोरोइंग के, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब जो फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाए, सीड्स फर्टिलाइजर्स को परचेज करने के लिए। अपने सोशल पर्पस को अगर यूज़ करने के लिए लिया जाता है लोन, तो वो अनप्रोडक्टिव हो गया, क्लियर हो गया। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है? एक प्रोसेस है असेंबलिंग स्टोरेज, इसका प्रोसेस एज इट इज़ लर्न करना। स्टेप्स को भूलना मत। फर्स्ट असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सारे ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। हमें क्यों ज़रूरत है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की? क्योंकि देखो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं ट्रेडर्स, फार्मर्स के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उससे बचने के लिए दे हैव लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द प्राइजेस, सो दैट्स वाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग की ज़रूरत थी। उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, दैट्स वाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग की ज़रूरत थी। सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं? मार्केट को रेगुलेट करा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करा है, कोऑपरेटिव फार्मिंग करी है, सपोर्टिंग पॉलिसीज एमएसपी दी है, बफर स्टॉक की फैसिलिटी दी है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग, एक सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ जाना, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था? रिस्क को मिनिमाइज करना, मार्केट ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून, और प्राइस फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना, ठीक। नेक्स्ट है सेगमेंट्स ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और अदर लाइवलीहुड ऑप्शंस। अब कहने का मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वो हैं जो फार्मिंग के अलावा है। नेक्स्ट आया इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या था? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मेंटेन किया जाता था इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। मैन्योर को यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बेनिफिट्स क्या थे? इसके बेनिफिट्स थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्सिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स, ये कॉस्टलियर केमिकल फर्टिलाइजर्स और की जगह HYV सीड्स यूज़ करती थी, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से इनकम इंक्रीज़ हुई क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ा। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो फूड था वो न्यूट्रिशनल था, ये लेबर इंटेंसिव थी, बट इसकी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी शॉर्टर लाइफ होती है, ठीक है। ऑफ सीज़न में इसको यूज़ करना, कहने के मतलब है कि लिमिट थी इसकी एक, ऑफ सीज़न में इसको नहीं यूज़ किया जा सकता था। जो इसके यील्ड से जो इसकी इनकम थी एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग के कम थी, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। एम्प्लॉयमेंट क्या है? दैट एक्टिविटी विच हेल्प्स टू अर्न लिविंग,
ठीक है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट कितनी तरह की है, देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड, दोज हु वर्क देयर ओन, ठीक है, कोई जिनको हायर नहीं करता, अपना काम खुद करते हैं, जिनका अपना एंटरप्राइज बिजनेस है, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। जैसे फार्मर्स अपनी ओन फार्म पे काम करें, ठीक है। और कैटेगरी अकाउंट्स मोर देन 50% ऑफ वर्कफोर्स, ये 50% से ज़्यादा है सेल्फ एम्प्लॉयड। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हायर्ड वर्कर हु हायर्ड बाय अदर्स एंड गेट सैलरीज एंड वेजेस एज अ रिवार्ड फॉर गिविंग देयर सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन या वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक, इसे हम बोलेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशो। नेक्स्ट है इसमें एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में कैसी है। प्राइमरी देखो, वैसे तो 74.3%, 72-73 में किस में थी, प्राइमरी में। प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्शन सेक्टर हो गया, टर्शरी सर्विस सेक्टर हो गया, उसमें 44.6% था। पर 2017 में 74.3% था, 72-73 में, 17-18 में ये प्रपोर्शन कितना डिक्लाइन हो गया, 44.6%। इसने क्या शो करा, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डेवलपमेंट। नेक्स्ट होता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि पीपल रेगुलर सैलरीड वर्कर से कैजुअल वेज वर्कर की तरफ मूव करना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन, ठीक है। इन इंडिया में जो स्टेटस है वो ये क्या है, पिछले कई डिकेड से पीपल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कैजुअल वेज वर्कर में जा रहे हैं। कैजुअलाइजेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब है, जीडीपी राइज तो कर रही है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स कम हो रही हैं, कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा हो रही हैं। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इसका मतलब होता है कि वर्कफोर्स फॉर्मल सेक्टर में से कम हो रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इसे हम इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। फॉर्मल सेक्टर कौन सा है, सारे पब्लिक सेक्टर या दोज प्राइवेट सेक्टर जिसमें 10 और ज़्यादा वर्कर हायर हो, उसे हम फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर सारे ही फॉर्मल होते हैं, प्राइवेट वो फॉर्मल होते हैं जिसमें 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो जिसमें आपकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती। आप वर्कर्स को कभी भी निकाल सकते हो विदाउट एनी कंपनसेशन, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। एट दैट टाइम मैनी वर्कर्स को डिसमिस करा गया था और जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर में लेने के लिए मतलब मजबूर करा गया था, जिससे इनफॉर्मलाइजेशन का रेट इंक्रीज हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी तरह की है इंडिया में। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, आज जब रूरल एरियाज़ में होती है वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया के अनएम्प्लॉयमेंट का नाम है, पहला टाइप्स है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन का क्या मतलब है, विलिंग टू वर्क, एबिलिटी भी है बट ही इज़ नॉट गेटिंग द वर्क। सीजनल, जो वो नंबर ऑफ पर्सनस हु फाइंड अ जॉब इन पर्टिकुलर सीजन ओनली, ठीक है, जैसे आइसक्रीम फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर। डिस्गाइज्ड का क्या मतलब होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, समटाइम्स इट बिकम्स नेगेटिव। कहने का मतलब है कि रिक्वायर्ड कम थे और एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं, तो वो क्या हो गया, डिस्गाइज्ड। नेक्स्ट आती है अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड होती है वो अर्बन बोली जाती है। इसमें पहली आती है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो वो इलिटरेट पीपल आएंगे जो काम तो करना चाहते हैं, हु आर विलिंग टू वर्क इन माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। ये वो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्या, माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, दैट इज़ माइग्रेशन। नेक्स्ट है एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड तो हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन डिग्री। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कई बार बंदे मतलब कह लो दोज पर्सनस हु आर नॉट अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस, तो वो नहीं अडेप्ट कर पा रहे, तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। कॉजेज़ क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, कॉजेज़ हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन राइज है, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग फॉल्टी है, फॉरेन टेक्नोलॉजी एक्सेसिव यूज़ है यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, लेबर फोर्स इंक्रीज है, नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है।
नेक्स्ट है एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट में क्या कर रही है, एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट जैसे इंडस्ट्रीज, होटल, ट्रांसपोर्ट कंपनीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली टू वर्कर्स, ठीक है, उस पर एम्फोसिस डाल रही है। इनडायरेक्ट में क्या कर रही है, इनडायरेक्ट में करती है, इट कैन बी अंडरस्टूड एज व्हेन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज इंक्रीजेज देन प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऑल्सो रिसीव मोर मटीरियल फ्रॉम गवर्नमेंट्स। देखो कहने का क्या मतलब है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है, अगर पब्लिक सेक्टर की प्रोडक्शन डे बाय डे इंक्रीज होगी तो प्राइवेट सेक्टर की भी होगी, ठीक है, उन्हें मटेरियल मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर से, अगर उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो उन्हें लेबर चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट देख लो, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, दीज आर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम विच आर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। ये दो तरह का है, अबायोटिक, नॉन बायोटिक, ठीक है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में क्या आ गया, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, अबायोटिक में वाटर, सन, लैंड, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं इन्वायरमेंट के, सस्टेन करता है लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करता है, वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है, रिसोर्सेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब इफ़ेक्ट्स क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट के, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं इन्वायरमेंट के, लेस देन देयर सप्लाई, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्बिंग। फंक्शंस क्या है इन्वायरमेंट के, रिसोर्सेज सप्लाई करता है, वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है, लाइफ को मेंटेन करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करता है। पर इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, जैसे जैसे हमारी इकॉनमी डेवलप कर रही है उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है। देखो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट से पहले जो रिसोर्सेज थे उसकी सप्लाई हमारी ज़्यादा थी, मतलब यूसेज थे, उसे हम बोलते थे एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ठीक है। पर नाविदी पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, तो क्या हो गया है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों बढ़ गई हैं, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कम हो गई है, ठीक है, विच लीड्स टू इन्वायरमेंट थ्रेट। कहने का क्या मतलब है, जो रिसोर्सेज थे, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज थे, अब उसकी डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस विच लीड्स टू इन्वायरमेंट क्राइसिस। इन्वायरमेंट क्राइसिस क्या होता है कि हम एक्सट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, जनरेट कम हो रहा है, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। फिर इससे क्या होगा इन्वायरमेंट क्राइसिस से, देखो पल्यूट होगा, इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डे बाय डे पल्यूट हो रहा है। फिर रीयूनेबल नॉन रीयूनेबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज। एयर और वाटर की क्वालिटी बहुत डिक्लाइन होगी। ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल क्राइसिस टॉपिक्स, ठीक। फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज भी आते हैं, एक वो इश्यूज जो होल वर्ल्ड को चैलेंज करें उन्हें हम ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू बोलते हैं। इसमें पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, डे बाय डे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अदर गैसेस, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करते थे हीट, उनकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल और पेट्रोलियम की यूसेज बहुत है, डिफॉरेस्ट्रेशन है। ऑल दीज आर द रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है हमारी। वो क्यों हो रही है, क्लोरोफ्लोरोबोन्स को यूज़ करने से, ठीक है। वो क्या होते हैं, जो हम कूलिंग सब्सटेंस एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में यूज़ किए जाते हैं, दैट्स वाई द ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है। ये भी एक थ्रेट है हमारी इन्वायरमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट थ्रेट टू इंडियाज़ इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं, एयर पोल्यूशन, सॉइल erosion, deforestation, wildlife extinction, all these are the important threats to India's environment. अब इंडिया के प्रायर इश्यूज़ क्या हैं, लैंड डिग्रेडेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। ऑल दीज आर द प्रायोरिटी इश्यूज़ ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट। फिर इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए क्या करा जा रहा है, पहले वाटर मैनेजमेंट की जा रही है, सोशल अवेयरनेस दी जा रही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पे जोर दिया जा रहा है, एफॉरेस्ट्रेशन को शुरू करा जा रहा है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जा रहा है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट को बनाया गया।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कहने का क्या मतलब है? रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करे प्रेजेंट जनरेशन ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव हो। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके फीचर्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, सस्टेन करने से इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचेंगे, ठीक है, रैशनल यूज नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करो, जैसे विंड पावर, ठीक है, सोलर, सीएनजी अर्बन एरियाज़ में स्टार्ट किया गया, सोलर पावर को बढ़ाया गया, मिनी हाइडल प्लांट्स लगाए गए, बायोपोस्ट कंट्रोल है, एलपीजी गोबर गैस को रूरल एरियाज़ में यूज़ करा गया, विंड पावर, बायो कंपोस्टिंग, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। ऑल दीज आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी का कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी। इंडिया और इसके नेबर कौन कौन से हैं? इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं? पाकिस्तान एंड चाइना। दैट्स वाई इंडिया को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी उनकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर ओन स्ट्रैटेजी। अब जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी चाइना में है, चाइना ने अडॉप्ट करी थी, वो कौन कौन सी थी? GLF सबसे पहले, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, नेक्स्ट था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, 1978 रिफॉर्म्स, ठीक है, ये उसकी स्ट्रैटेजी थी। इसमें मैं आपको सिर्फ रिव्यू दे रही हूँ ताकि आप जब भी रिवीजन करोगे लर्निंग के बाद, तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद रहने चाहिए कि कौन कौन से हैं। आपने लर्न तो कर ही लिया, अब इसमें क्या है, GLF में क्या है, ग्रेट प्रोलेटेरियन में क्या है, 1978 रिफॉर्म्स क्या है, ये आपने लर्न कर लिए, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रहेंगे। दिस इज द रैपिड और क्विक रिविजन अबाउट दैट, ठीक है। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज याद रखना, सीक्वेंस, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, 1978 रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान ने जो परस्यू करी थी वो कौन सी थी? मिक्स्ड इकॉनमी अडॉप्ट करी, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनलाइज करा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को, ठीक है जी, ये 4 उसकी थी। इसके बाद आता है कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कौन से हैं। अगर आपको एग्जाम में ये आएगा भी तो ये टेबल आपको बन के आएगा, ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। अब बट आप अगर 1 मार्क के लिए आ रहे कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो क्या है? डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। ये रहने दो एस्टिमेटेड, आप ये कर लो पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन, ऑल दीज आर नोन एज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स कि क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आपको चार्ट शो कर रहा है। इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर। बेटा अगर आपको ये टेबल पेपर में बन के आया, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप इसे मतलब गुड वर्डिंग में एक्सप्लेन करना, जैसे दिस टेबल शोज 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीज, India, China, Pakistan, and it also shows the distribution of workforce, India, China, पाकिस्तान, ठीक है। बाकी इस टेबल में से आप बता देना कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, ठीक। फिर आउटपुट ग्रोथ भी है, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स की, तीनों इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में। ये GVA में कंट्रीब्यूशन यानी कि GDP में, ग्रॉस वैल्यू एडेड GDP में कंट्रीब्यूशन थी, और वर्कफोर्स में। ये क्या बता रहा है आपको? उनकी ग्रोथ, आउटपुट ग्रोथ, प्रोडक्शन लेवल बता रहा है उनका, ठीक है। इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कौन सी कंट्री हाईएस्ट है और कौन सी लोएस्ट है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस में। फिर आप बोलोगे क्विक मतलब कंपैरिजन करके 1890 से 2014-18 में किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में ग्रो करा। जैसे सबसे ज़्यादा ग्रो करा 1890 में, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में चाइना हाईएस्ट था। टेबल क्या शो कर रहा है? दिस टेबल शोज चाइना have highest output growth in 1890 in service sector as compared to India and Pakistan, ठीक है। in 2014-18 सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा किसने ग्रो करा? इंडिया ने, एज कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। ऐसे आप ये टेबल एक्सप्लेन करोगे, 4 to 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा टेबल, चाहे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आ जाएं, चाहे ये आ जाए, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू एक्सप्लेन द टेबल।
नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर कौन कौन से हो सकते हैं, ये 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ये टेबल बन के भी आ सकता है आपको। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जीडीपी, ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, याद रखना ये परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर नरिश्ड, ऑल दीज आर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब इस टेबल को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? दिस टेबल शोज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ऑफ 2017-19, ठीक। फिर आप कोई भी 1-2 इंडिकेटर उठाओ, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उठाओ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना, विच शोज, ठीक, देयर मेडिकल फैसिलिटीज़ आर पुअर। साथ में रीज़न भी देना, देयर मेडिकल फैसिलिटीज़ आर पुअर। सॉरी, मैं आपको पहले बताना भूल गई कि जब भी आप टेबल एक्सप्लेन करोगे तो रीज़न भी देना। अब यहाँ पे सर्विस सेक्टर क्यों ज़्यादा था चाइना का? बिकॉज सर्विस सेक्टर में इसलिए डेवलपमेंट थी क्योंकि दे हैव हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, दे हैव कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मोर एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब 2014-18 में इंडिया ने कैसे ग्रो करा सर्विस सेक्टर में? ये भी आप कह सकते हो कि नाउ इंडिया इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ इंडिया ऑल्सो अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, दैट वाइज सर्विस सेक्टर गेट ग्रोथ एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। ऐसे आपको रीज़न भी देना पड़ेगा टेबल के साथ, तभी मार्क्स मिलेंगे, सिंपल आप लिख के नहीं आओगे। क्लियर है? अब जीडीपी पर कैपिटा क्यों इंक्रीज हुई, किसकी सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है चाइना की, ठीक। अब चाइना की जीडीपी पर कैपिटा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसके पीपल वेल एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, ठीक। दूसरा, फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर में काम बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, दैट्स वाई जीडीपी पर कैपिटा इज़ हाईएस्ट इन चाइना एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे आप कोई भी 3-4 उठा के उसका रीज़न ज़रूर साथ में देना, ठीक। अब ये फुल आपकी 1 शॉट हो गई, क्विक रिवीजन हो गई इंडियन इकोनॉमी की। प्लीज़ फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।